द्विध्रुव के सापेक्ष हम क्या जानना चाह रहे हैं, किसी बिंदु की अक्षीय स्थिति क्या है, और वैसे ही द्विध्रुव के सापेक्ष किसी बिंदु की निरक्षीय स्थिति कौन सी हो। तो सपोज कि मान लीजिए एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि +q और -q आवेश से मिलकर बना हुआ है और जिनके बीच की दूरी कोई दूरी है, सामान्य तौर पर हम उसे 2l से प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले जो अक्षीय स्थिति होगी वह क्या होगी, आप क्या करो, इन दोनों बिंदु आवेशों को आपस में मिला दीजिए। तो एक जो रेखा होगी, इस रेखा को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। इस रेखा को हम लोग कहते हैं द्विध्रुव का अक्ष। और जब कोई बिंदु कहां पर हो, इस द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित हो, तो उस बिंदु की स्थिति को हम लोग कहेंगे इस द्विध्रुव के सापेक्ष अक्षीय स्थिति। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कोई बिंदु कैसा स्थित हो, इस द्विध्रुव अक्ष, जैसे कि अभी हमने देखा था कि जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग कौन सी रेखा का नाम दिया, द्विध्रुव अक्ष का हमने नाम दिया। और कोई बिंदु कैसा हो कि इस तरह से हो कि ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के परस्पर कैसे हो, लंब हो, यानी कि और स्पष्ट रूप से बोले तो लंबाधर पर हो। तो जो बिंदु की स्थिति होगी उस स्थिति को हम लोग कहते हैं निरक्षीय स्थिति। सिंपल वे में हमने देखा कि जब बिंदु की कहां पर स्थित हो, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो, उसे हम लोग कहेंगे अक्षीय स्थिति। और जब बिंदु कोई बिंदु कहां पर स्थित हो, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा की लंबाधर पर स्थित हो, यह उसकी कौन सी स्थिति कहलाती है, निरक्षीय स्थिति कहलाती है। अब हम देखेंगे कि इन स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण से, वैद्युतीय द्विध्रुव के कारण से क्या होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा क्या होना चाहिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अर्थात E का व्यंजन यहां पर हम लोग प्राप्त करें। सबसे पहले जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें सबसे पहले किस चीज को मानना होगा। सबसे पहले हम विद्युत द्विध्रुव को ले आए सामने। तो मान लेते हैं कि कोई विद्युत द्विध्रुव है AB जो कि +q और -q आवेश से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी परस्पर 2l है। हमें इस वैद्युत द्विध्रुव AB की जो सेंटर पॉइंट है उससे r दूरी पर स्थित अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो थ्योरी आप ध्यान में रखिए। मान लीजिए कोई विद्युत द्विध्रुव है AB जो कि +q और -q आवेश से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी 2l है। हमें द्विध्रुव के केंद्र O से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखा इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होती है। यहां पर भी हमें क्या ज्ञात करना है, यहां पर भी हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही ज्ञात करनी है। तो निश्चित रूप से आपको क्या करना होगा, बिंदु P पर हमें, इस बिंदु P पर हमें एकांक धनावेश की कल्पना हमें यहां पर करनी पड़ेगी। अब आप देखिएगा कि इस इकाई धनावेश पर दो फोर्स काम करेंगे।
एक फोर्स कौन सा होगा? एक फोर्स तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, उस इकाई धनावेश को क्या करेगा, दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। दूसरा फोर्स जो है किसके कारण से लगेगा, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण से लगेगा, और वो माइनस क्यू चार्ज इस इकाई धनावेश को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। मान लीजिए प्लस क्यू आवेश के कारण कितना विद्युत क्षेत्र है, E1, माइनस क्यू चार्ज के कारण जो विद्युत क्षेत्र है मान सपोज की E2 है। तो हम इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का जो नेट विद्युत क्षेत्र है वो हम ज्ञात कर लेंगे, और वही नेट विद्युत क्षेत्र जो है द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। तो सबसे पहला हमारा जो काम है E1 ज्ञात करेगा। E1 क्या चीज है? E1 क्या है? E1 है प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित इकाई धनावेश पर लगने वाला फोर्स, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित इकाई धनावेश पर बल, अर्थात हम जानते हैं इकाई धनावेश बल का दूसरा नाम क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम लोगों ने E1 से दर्शाया। तो E1 इक्वल टू कूलॉम के नियम से आप लोग सभी जानते हैं 1/4πε0 Q1 मीन्स Q2 मीन्स, यहां पर हमने इकाई धनावेश की कल्पना की तो Q2 की वैल्यू कितनी कहलाएगी 1, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है AP, और कूलॉम के नियम से करेंगे यहां पर AP का स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब जब सदिश राशि है तो इसकी अपनी दिशा होगी। इकाई धनावेश के चलने की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। बाहर की तरफ होगी मतलब A से, बाहर की तरफ होगी मतलब A से P की दिशा में होगी, AP की दिशा में होगी। ठीक है, AP की वैल्यू कितनी कहलाएगी आप देख सकते हैं। AP की वैल्यू कितनी कहलाएगी, A से P की वैल्यू कितनी कहलाएगी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, यहां से ये डिस्टेंस कितना कहलाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2L, तो आधा डिस्टेंस कितना कहलाएगा L। तो जो बचा डिस्टेंस है AP, उसकी वैल्यू कितनी कहलाएगी R - L। तो इस स्थिति में हम देख सक रहे हैं E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1/4πε0 Q/R - L का स्क्वायर। इसी प्रकार से हम दूसरा जो बिंदु आवेश है कौन, -Q, उसके कारण भी बिंदु P पर इकाई धनावेश पर स्थित जो इकाई धनावेश पर बल है, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, बिल्कुल इसी तरह से 1/4πε0। यहां पर बिंदु आवेश कितना है Q, दूसरा बिंदु आवेश कौन है, इकाई धनावेश, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कहलाएगा BP का स्क्वायर। यहां पर ये जो तीव्रता है उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा क्योंकि B पर कौन सा आवेश है, -Q आवेश है, यहां पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां -Q चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जो दिशा होगी उस दिशा को हम लोग क्या मानेंगे, P से B की दिशा में। दिशा क्या लिखेंगे, P से B की दिशा में हम E2 का डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो E2 इक्वल टू फिर से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/BP की वैल्यू कितनी होगी आप देख सक रहे हैं। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है R, और ये डिस्टेंस कितना है L, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा R + L। तो BP की वैल्यू हम लिख देंगे कितना, R + L का स्क्वायर। और इस प्रकार से हमें बिंदु P पर दो विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो चुके हैं, E1 और E2, जिनके परिमाण आपके सामने हैं, लेकिन इनके डायरेक्शन कैसे हैं, परस्पर अपोजिट हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पर जो E1 की वैल्यू होगी, आप देख रहे हैं बिंदु P किसके करीब है, Q + Q के करीब है, -Q से दूर है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E1, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा
तीव्रता E2 के मैग्नीट्यूड से कैसा होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कैसी स्थिति है यहाँ पर, चूंकि हम देख सक रहे हैं जो विद्युत क्षेत्र है E1 का जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है किससे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के मैग्नीट्यूड से। तो जो नेट मैग्नीट्यूड होगा, जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा, किस तरह का होगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र जो होना चाहिए उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, बहुत ही सिंपल वे में हम लिख सकते हैं E1 माइनस E2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, हमने E1 माइनस E2 क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि दोनों क्षेत्र परस्पर कैसे हैं, परस्पर विपरीत दिशा में। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, E इज इक्वल टू E1 की वैल्यू रख दे। E1 की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L का स्क्वायर। E2 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। करिए, आप देख सक रहे हैं यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, यहाँ पर भी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप पूरी तरह से बाहर निकाल लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर भी Q है, यहाँ पर भी Q है, Q को भी आप बाहर निकाल लीजिए। क्या बचा, बचा 1/R माइनस L का स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। यह आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। पुस्तक को हल कर लीजिए। सबसे पहले तो आपको एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, सबसे पहले तो R माइनस L का स्क्वायर, R प्लस L का स्क्वायर एक साथ लिखना चाहेंगे तो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। फिर जब हम इसमें इससे इस पार्ट को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर जो पार्ट मिलेगा हमें वो क्या मिलने वाला है, R प्लस L का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, R माइनस L का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, यह क्या Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको आप स्क्वायर कीजिए, ये वैल्यू मिल जाएगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, सामने माइनस है, इसके बाद जितने भी चिन्ह आएंगे सब बदलेंगे। ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर प्लस 2RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। और इस तरह से R स्क्वायर से R स्क्वायर, L स्क्वायर से L स्क्वायर को कैंसिल कर दीजिए, जो प्राप्त होगा ये मिलेगा आपको Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2RL प्लस 2RL इज इक्वल टू 4RL अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीएडजस्ट करते हैं तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को आप सेपरेट रख दीजिए। यहां पर आप देख सक रहे हैं Q इंटू 2L इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल वर्ग। चूंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, P मीन्स यह है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी हमने देखा था। तो इस तरह से P की जो वैल्यू होगी वह कितनी होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। Q इंटू 2L के बदले हम क्या लिख सकते हैं, P 2 तो 2, R तो R अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरह से एक डेरिवेशन जो है अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पर आप यूनिट लिखना ना भूलें। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की यूनिट क्या होगी, अभी हमने देखा था, लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलम या कूलम प्रति मीटर का स्क्वायर, ये हम लोग लिख सकते हैं। यहीं पर एक छोटा सा केस मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है ये बहुत ही छोटा है, यानी कि इस वैद्युत द्विध्रुव की जो लेंथ है यानी कि 2L इस डिस्टेंस की तुलना में कैसा हो, बहुत ही छोटा हो, नगण्य हो। छोटे द्विध्रुव के लिए हम क्या लिख सकते हैं, छोटे द्विध्रुव
के लिए हम लिख सकते हैं L लेस देन R। तो फार्मूले का रूप किस प्रकार का मिल जाएगा हमें? फार्मूले का रूप मिलेगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। यहाँ देखिए L कैसा है, R की तुलना में छोटा है, तो हम इस L स्क्वायर को इस R स्क्वायर की तुलना में क्या मान सकते हैं? नगण्य मान सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है? R की घात 4, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा वो कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 2p और नीचे कौन है? R³ न्यूटन प्रति कूलम। क्लियर हो गया सब लोगों को? तो इस तरह से छोटे द्विध्रुव के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी अक्षीय स्थिति में कितनी मिलेगी? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r³ न्यूटन प्रति कूलम। इसके आधार पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो डिस्टेंस पे कैसी होनी चाहिए? r³ के क्या होनी चाहिए? युत क्रमानुपाती होनी चाहिए। ये रिजल्ट भी हमारे पास ये प्राप्त हो चुका है। समझ में आ गया सब लोगों को? और ये जो रिजल्ट मिलता है आप लोगों को, ये जो रिजल्ट को आप इस पे भी याद रखेंगे। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या फार्मूला है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2pr/r² माइनस l² का होल वर्ग। छोटे द्विध्रुव के लिए E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p/r का न्यूटन प्रति कूलम। राइट? नेक्स्ट हम चल रहे हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हमने किसके लिए देखा? अक्षीय स्थिति के लिए देखा। अब हम देखेंगे किस स्थिति में? निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हमको विद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा। तो माना एक विद्युत द्विध्रुव है AB जो कि +Q और -Q आवेश से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी 2L है। हमें विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से उसकी निरक्षीय रेखा पर R दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा के अनुसार हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे इकाई धनावेश द्वारा अनुभव किए जाने वाले बल के बराबर होती है। तो हमें यहाँ पर भी बिंदु P पर हमें क्या करना होगा? क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, यहाँ पर भी हम एक इकाई धनावेश की कल्पना इस बिंदु पर हमें करनी होगी। इस इकाई धनावेश को हम परीक्षण आवेश भी कह सकते हैं। निश्चित रूप से जो बिंदु P पर इकाई धनावेश है इस पर दो फोर्स काम करेंगे। एक फोर्स कौन होगा? एक तो इस +Q आवेश के कारण जो कि उसे दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। चूंकि जो फोर्स है वो किस पर लग रहा है? इकाई धनावेश पर लग रहा है, अर्थात इस फोर्स को हम किसका नाम दे सकते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ये -Q आवेश क्या करेगा? इस इकाई धनावेश को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करेगा या आकर्षित करेगा। यहां पर भी जो आकर्षण बल है जिसे कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह बल किस पर लग रहा है? इसी इकाई धनावेश पर लग रहा है। तो इस +Q आवेश के कारण इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इस बिंदु पर रखा जो इकाई धनावेश है उस पर लगने वाला जो बल होगा उसकी दिशा कैसी होगी? अंदर की तरफ होगी। सपोज कि इस तीव्रता को, इस बल को हम क्या नाम दे दें? E2 नाम दें। तत्पश्चात हम लोग क्या करेंगे? इस E1 और E2 का रिजल्टेंट हम लोग ज्ञात करेंगे और जो रिजल्टेंट हमें प्राप्त होगा वह क्या रहेगा? बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आइए
सबसे पहले हम E1 और E2 की वैल्यू ज्ञात करें। E1 क्या है? E1 है प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थिर इकाई धनावेश पर बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 क्या है? प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर स्थित एकांक धनावेश पर बल अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे हम लोगों ने कैसे दर्शाया? E1 से दर्शाया। इस E1 की वैल्यू इसके बेसिस पे लिख सकते हैं, कूलाम के नियम के आधार पर लिख सकते हैं। कितना होगा? E1 = 1/4πε0। Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 1 और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 8 का स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा, इसकी जो दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसको इसकी दिशा होनी चाहिए। दिशा क्या होगी? क्योंकि प्लस Q आवेश क्या करेगा? इस पॉजिटिव आवेश को दूर की तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? A से P की ओर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में, AP दिशा। यहां पर AP की वैल्यू क्या होना चाहिए? पाइथागोरस प्रमेय से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो AP का स्क्वायर R² प्लस L का स्क्वायर। AP का स्क्वायर क्या होगा? R² प्लस L का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा देंगे, यहां पर हो जाएगा रूट। इसी प्रकार से GP की जरूरत हमें पड़ना है, तो GP बराबर भी क्या होगा? रूट R² प्लस L का स्क्वायर। चलिए ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो E1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? E1 = 1/4πε0 Q अपॉन रूट हट जाएगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा R² प्लस L का स्क्वायर। इसका डायरेक्शन आपके सामने ही AP दिशा। ठीक इसी प्रकार हम देखेंगे कि -Q आवेश के कारण जो बिंदु P है उस पर स्थित जो एकांक धनावेश है उस पर कितना बल लगेगा, अर्थात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। इस तीव्रता को हमने E2 का नाम लिया। E2 = 1/4πε0 फिर से Q × 1/। अब जो डिस्टेंस होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा? अब जो डिस्टेंस होगा वो dP को, तो dP का स्क्वायर। डायरेक्शन क्या होगा? E2 का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, इसका डायरेक्शन क्या होगा? उसकी अपनी दिशा क्या होगी? वो होगी, क्योंकि -Q आवेश क्या करेगा? इकाई धनावेश को अपनी ओर खींचेगा। तो E2 का डायरेक्शन कैसे होगा? P से D की ओर चलेगा। इस दिशा में होना चाहिए, PB दिशा में होना चाहिए। इस तरह से जो E2 की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1/4πε0 हो जाएगा Q अपॉन dP का स्क्वायर। फिर से कितना मिल जाएगा हमें? R² प्लस L² मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा कि बिंदु P पर हमारे पास दोनों विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो चुके हैं, E1 और E2। चलिए अब हम इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का हम क्या ज्ञात करेंगे? परिणामी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और यही परिणामी विद्युत क्षेत्र कहलाएगा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत बिंदु के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्राप्त करने के लिए हम कुछ मान लेते हैं। मान लें कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? थीटा। तो निश्चित रूप से क्योंकि ये डिस्टेंस बराबर है, ये डिस्टेंस बराबर है, यहाँ पर भी जो एंगल होगा वहां भी कितना होगा? थीटा होगा। जहां जो एंगल होगा वो कितना होगा? ये जो एंगल होगा ये थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा के बराबर होगा। ज्यामिति से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं। और जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? जैसे कि सभी योग नियमों में जाना है,
दोनों सदिशों को मिलाकर के हम क्या करें, एक समांतर चतुर्भुज की रचना कर लें और समांतर चतुर्भुज सदिशों के समांतर चतुर्भुज के नियम से जो विकर्ण तैयार होता है पीटी, तो जो विकर्ण तैयार होगा पीटी, उससे निरूपित होगा कौन, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। E1 और E2 का जो परिणामी होगा किससे प्राप्त होगा, इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्राप्त होगा। अब हम बस मैथमेटिक्स का यूज करें, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो आधा एंगल है वो कितना होगा, थीटा होगा। ये जो आधा एंगल है वो कितना होगा, थीटा होगा। इस E1 को अब हम लोग क्या करते हैं, दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करते हैं। दो लंबवत दिशाओं में वियोजित करने पर क्या होगा, E1 का वेक्टर E1 का थीटा कोण की दिशा में जो घटक है वह कितना होगा, वह होगा E1 cos थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलर अभिलंबोत घटक होगा वो होगा E1 sin थीटा। ठीक इसी प्रकार से E2 का जो क्षैतिज घटक है वह कितना होगा, E2 cos थीटा, और जो परपेंडिकुलर घटक होगा वह कितना होगा, E2 sin थीटा। अब आप देख रहे हैं सबसे पहले तो जो E1 है E2 के परिमाण को देखिए। E1 का जो परिमाण है वह भी कितने हैं, 1/4πε0 q/r प्लस r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। E2 का जो परिमाण है वो कितने हैं, 1/4πε0 q/r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। मीन्स E1 और E2 का जो परिमाण है हम क्या देख रहे हैं, दोनों आपस में बराबर है। E1 का परिमाण और E2 का परिमाण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। अब आप यहाँ देखिएगा कि E1 का परिमाण और E2 का परिमाण दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर बराबर होंगे। लेकिन इनका जो डायरेक्शन है वो कैसे है, परस्पर अपोजिट है। और जब परस्पर अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे के मान को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और बिंदु P पर केवल कौन सी तीव्रता बची रहेगी, कौन से कंपोनेंट बचे रहेंगे तीव्रता के, एक होगा E1 cos थीटा और दूसरा होगा E2 cos थीटा। तो बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता होगी क्या होगी, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान होगा तो किसके बराबर होगा, सब उसको हमने नीचे दर्शाया। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और चूंकि अभी हमने देखा था कि E1 और E2 का परिमाण आपस में कैसे हैं, दोनों समान हैं। तो इस परिस्थिति में E1 को E1 cos थीटा बने रहने दीजिए और E2 को हम क्या लिख सकते हैं, E1 cos थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से E की वैल्यू हो जाएगी 2E1 cos थीटा। ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। E1 का मान आप यहां से लिख सकते हैं। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 इंटू E1 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, कितना होगा 1/4πε0 q/r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर और cos थीटा तो cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू इस समकोण त्रिभुज के माध्यम से निकाल सकते हैं। निकाल लीजिए समकोण त्रिभुज AOP, समकोण त्रिभुज AOP में cos थीटा इज इक्वल टू, ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा है cos थीटा इज इक्वल टू जो होता है आधार अपॉन कर्ण। आधार कितना होगा, ये आधार है, आधार मीन्स OA, कर्ण मीन्स AP। इसकी वैल्यू रख दीजिए तो cos थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा। OA की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक 2 है, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा L, और कर्ण की वैल्यू तो आपके सामने है, ये है √r स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर। तो इस समीकरण में हम क्या करें, इस समीकरण में हम cos थीटा की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट अप कर देंगे। तो E की वैल्यू मिल जाएगी समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 इंटू
1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और cos थीटा की वैल्यू है एल अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। इसको सेट कर लें, ये मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 को सेपरेट बने रहने दीजिए। आप देख सकते हैं ये Q है और ये 2L है। नीचे देखिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 1 की पावर कहलाएगी और यहाँ पर रूट पावर है, तो टोटल मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2 की पावर और यूनिट हमें लिखना है कहलाएगा न्यूटन प्रति कूलम। यहाँ पर आप देख रहे हैं Q इंटू 2L, ये क्या चीज है? जो Q इंटू 2L है, Q इंटू 2L है, इसको हम लिख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो जो नेट वैल्यू मिलेगी किसकी? E की, तो कितनी मिल जाएगी? वो मिल जाएगी 1/4πε0 और इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और 3/2 की पावर न्यूटन पर कूलम। इस तरह से एक जो फाइनल फार्मूला है हमें प्राप्त हो चुका है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर वही बात, यदि हम इसी बात को किसके लिए बात करते हैं? छोटे द्विध्रुव के लिए हम चर्चा करते हैं। छोटे द्विध्रुव के लिए क्या होनी चाहिए? L लेस देन D होनी चाहिए, यानी कि इस R की तुलना में हम L को भुला सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? देखो यहां पर मिल जाएगा आर स्क्वायर पर 3/2 की पावर, फिर इस वर्ग से ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? R का क्यूब। तो E का जो फार्मूला होगा वो किस तरह से रूप मिल जाएगा? 1/4πε0 P अपॉन R का क्यूब। ठीक है, तो इस तरह से ये है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पर 3/2 की पावर। तो ये जो छोटे द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कितनी मिलती है? 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। यहाँ पर भी फाइनली हम लोग देख सकते हैं, नोट करने योग्य बात है, यहाँ पर भी जो निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वह कैसी होती है? E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब के अनुसार होती है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से परिवर्तित होगी? R के साथ E इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब के अनुसार जो है परिवर्तित होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखा था। वहां पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी थी? E इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ 2P अपॉन R क्यूब था। तो दोनों फार्मूलों को यदि हम देखें तो फाइनली हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका क्या होगा? दुगना। यदि कोई बिंदु आवेश, यदि इकाई धनावेश कैसा हो, विद्युत द्विध्रुव के सेंटर से समान दूरी पर हो, एक बार अक्षीय स्थिति में एक बार निरक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता मिलेगी हमें निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का किस प्रकार से मिलना चाहिए? दुगना विद्युत क्षेत्र हमें प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार से हमने देखा कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण से इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण। क्या करना है? एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र की परिभाषा हमने कुछ देर पहले ही आपको बताया था। एक समान विद्युत क्षेत्र किसे कहेंगे? ऐसा विद्युत क्षेत्र जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? एक समान होती है, एक समान विद्युत क्षेत्र कहलाता है। और एक समान विद्युत क्षेत्र में यदि हम क्या करें? विद्युतीय बल रेखाओं को खींचते हैं तो सभी की सभी जो विद्युतीय बल रेखाएं हैं वो हमें किस तरह से मिलती है? परस्पर समानांतर मिलती है। ये है एक समान विद्युत क्षेत्र। और इस एक समान विद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को, मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव है, सपोज कि AB है, रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है?
थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। तो इस पर बल युग्म लगेगा और उसका मामूल यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में बल युग्म लगेगा भी कि नहीं। यदि बल युग्म लगेगा तो हम उसका आधार निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जो कि प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी परस्पर 2L है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा को बनाते हुए रखा गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म लगेगा या नहीं लगेगा, आओ एक बात का पता लगाएं। यदि हम आपसे पूछते हैं कि बिंदु A पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, निश्चित रूप से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो पूरा क्षेत्र है वो कैसा क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होनी चाहिए, हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होनी चाहिए, E होनी चाहिए। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या परिभाषा है, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल। चूंकि विद्युत क्षेत्र के इस बिंदु पर कितना आवेश रखा हुआ है, Q आवेश रखा हुआ है, और इकाई धनावेश पर कितना बल लग रहा है, इकाई धनावेश पर E बल लग रहा है। तो Q आवेश पर कितना बल लगेगा, Q इंटू E बल लगेगा, और उसकी दिशा कैसी होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में होगी। ठीक इसी प्रकार माइनस Q आवेश पर देखिए, माइनस Q आवेश पर भी जो बल होगा उसका भी परिमाण कितना होगा, QE होगा। किंतु चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। चार्ज कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। इस पर लगने वाले बल की दिशा कैसे होनी चाहिए, परस्पर विपरीत होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं इस वैद्युत द्विध्रुव पर दो समान परिमाण के बल, उन बलों के क्या क्या परिमाण है, QE है, और उनकी दिशाएं कैसी हैं, परस्पर विपरीत है। इस प्रकार से ये दोनों बल मिलकर के इसका निर्माण करेंगे, एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। और इस बल युग्म का काम क्या होगा, इस बल युग्म का काम होगा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर इस दिशा में लाकर रख देना, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाकर के रख देना। इसलिए इस बल युग्म को हम कौन सा बल युग्म कहा देते हैं, इस बल युग्म को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। इस बल युग्म को हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। अब हम इस प्रत्यानयन बल युग्म का आधार निकाल सकते हैं। पिछली क्लासेस में हमने देखा था कि प्रत्यानयन किसी भी बल युग्म का, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण हम कैसे निकालें। तो प्रत्यानयन किसी भी बल युग्म का आघूर्ण कैसे निकालते हैं, दो बलों में से हम एक बल ले लेते हैं और साथ ही साथ उनके बीच की लंबवत दूरी का आपस में गुणा कर देते हैं। तो आपके पास दो बल हैं, एक बल है QE, दूसरा बल है QE, और उनके बीच की जो लंबवत दूरी होगी तो किस प्रकार से निकालेंगे। इस लाइन को आप इस तरह से आगे बढ़ा दीजिए, इसको इस तरह से पीछे की तरफ बढ़ा दीजिए। मान लीजिए C है, तो लंबवत दूरी कितनी हो जाएगी, लंबवत दूरी कहलाएगी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितनी कहलाएगी, BC। तो बल युग्म का आघूर्ण है, इसका संकेत फॉर्म है टाउ। एक बल कितना है, एक बल का परिमाण कितना है, Q इंटू E है, और लंबवत दूरी कितनी है, लंबवत दूरी है BC। इस BC की वैल्यू जो है इस संबंध को हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। चूंकि आप देख रहे हैं यहाँ का एंगल कितना है थीटा, यहाँ का एंगल कितना हो जाएगा थीटा। तो समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज ACB में हमें BC चाहिए, और कौन सा मान दिया हुआ है, AB का मान दिया हुआ है। BC कौन है, कोण के सामने की भुजा है, निश्चित रूप से वो लंब कहलाती है। और AB कौन है, कर्ण। तो लंब बटे कर्ण मतलब एक त्रिकोणमितीय संबंध उभर कर सामने आता है, sin थीटा इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण। इट इम्प्लाई BC इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, AB sin थीटा लिख सकते हैं। और AB की वैल्यू कितनी है, आप देख सकते हैं, AB की वैल्यू है 2l sin थीटा तो sin थीटा, राइट। तो इस मान को हम कहां ले जाकर रख दें, समीकरण 1 में जाकर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या देख सक रहे हैं, समीकरण 1 से टाउ इज इक्वल टू Q इंटू E इंटू BC की वैल्यू कितनी है, 2l sin थीटा। यहाँ पर आप देखो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l इस बात को दर्शाता है, ये बताता है P को P मीन्स वैद्युत द्विध्रुव
आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इस समीकरण के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्यू इंटू टू के बदले में लिखते हैं पी, और ई जैसा का वैसा, और साइन थीटा को साइन थीटा। इस तरह से फार्मूला मिल जाता है हमें टाउ का, पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसी बात को आप चाहो तो सदिश रूप में लिख सकते हो, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी क्रॉस ई, अर्थात जो बलयुग्म का आघूर्ण है वह कैसी राशि होगी, एक सदिश राशि होगी, और सदिश राशि है मतलब उसका डायरेक्शन होना चाहिए, और उसकी दिशा क्या होगी, टाउ की दिशा क्या होगी, पी की दिशा और ई की दिशा दोनों के अभिलंबवत होगी। पी और ई को धारण करने वाले तल के अभिलंबवत होगी। चलिए अब हम इस समीकरण के आधार पर पी को परिभाषित करते हैं। पी की परिभाषा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की परिभाषा। इस समीकरण में पी को परिभाषित करने के लिए हम फिर से इसी समीकरण का उपयोग करते हैं। ई की वैल्यू 1 रख दें, साइन थीटा की वैल्यू भी 1 रख दें, इट मींस थीटा इज इक्वल टू 90 रख दें, तब टाउ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ई की वैल्यू 1, साइन थीटा की वैल्यू 1, तब टाउ इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, टाउ इज इक्वल टू मिल जाएगा पी। लंबी परिभाषा। तो किसी वैद्युतीय द्विध्रुव का, किसी वैद्युतीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो इकाई तीव्रता के क्षेत्र में रखे। किस प्रकार से रखे, क्षेत्र के लंबवत, थीटा इज इक्वल टू 90 मींस क्षेत्र के लंबवत रखे जाने पर लगता है। मींस मान लीजिए कोई वैद्युतीय द्विध्रुव कैसा हो, मान लीजिए वैद्युतीय द्विध्रुव है प्लस क्यू माइनस क्यू, और यह है विद्युत क्षेत्र E, और विद्युत क्षेत्र E कैसा है, द्विध्रुव की दिशा से 90 डिग्री पर है। इस स्थिति में जो बलयुग्म लगेगा उसका अपना जो आघूर्ण होगा, उसका जो बलयुग्म का आघूर्ण होगा, उसी को हम क्या कह देंगे, P कहेंगे। तो किसी वैद्युतीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण उस प्रत्यानयन बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है जो उस समय कार्य करता है जब द्विध्रुव कहाँ रखा हो, इकाई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में, क्षेत्र के लंबवत रखा हो। इस प्रकार से हमने वैद्युतीय द्विध्रुव की परिभाषा को जाना। चलिए आज का जो हमारा अंतिम आर्टिकल है, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य और स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युतीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, और उसके बाद में हम स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करेंगे। फिर से बिल्कुल इसी तरह से जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, एक द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हमने रखा था। तो उस पर एक बलयुग्म काम कर रहा था जिसका आघूर्ण था टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। इसको हम समीकरण 1 से दर्शा दें और बाकी चीजों को बता दें। ठीक है, जब कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, तब उस पर लगने वाला वैद्युतीय द्विध्रुव, उस पर लगने वाला बलयुग्म का जो आघूर्ण है उसकी वैल्यू कितनी मिलती है, टाउ इज इक्वल टू TE साइन थीटा हमें प्राप्त होगा। अब हम इस द्विध्रुव को कितने कोण से घुमाना चाहते हैं, पहले तो सूक्ष्म कोण से घुमाएंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, जैसे कि यांत्रिकी हम लोग देखते हैं
कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। यहां पर जो गति है किस प्रकार की गति है, यहां जो गति है वो रोटेशनल मोशन है। तो बल के बदले हम क्या लिखेंगे, यहां पर कार्य बराबर बल के बदले हम क्या लिखेंगे, बल का आघूर्ण, और विस्थापन के बदले हम लिख देंगे कोणीय विस्थापन। तो कार्य बराबर हो जाएगा, निश्चित रूप से सूक्ष्म कोण से घुमा रहे हो तो कार्य का मान कितना होगा, बहुत ही सूक्ष्म होगा, अर्थात dw से दर्शाएंगे। और dw इज इक्वल टू बल आघूर्ण की वैल्यू कितनी है टाउ, और कोणीय विस्थापन की वैल्यू कितनी है d थीटा। तो dw इज इक्वल टू टाउ इंटू d थीटा। ये सूक्ष्म कोण d थीटा से घुमाने में किया गया कार्य है। अब हमें कितना घुमाना है, विद्युत बुझाऊ को उसकी प्रारंभिक अवस्था यानी कि थीटा बराबर 0 से उसकी अंतिम अवस्था थीटा बराबर थीटा तक हमें इसे घुमाना है। और अब हम क्या करेंगे, द्विध्रुव को उसकी प्रारंभिक स्थिति थीटा बराबर 0 से उसकी अंतिम स्थिति थीटा बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक निकालेंगे। किया गया कार्य कितना हो जाएगा, सपोज कि यह कार्य किसके बराबर है, कुल कार्य यानी कि W के बराबर है। कि जितने छोटे छोटे कार्य थे उन सभी कार्यों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। कहां से कहां तक, उसकी प्रारंभिक अवस्था से उसकी अंतिम अवस्था तक, और फिर उसके बाद उसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर थीटा, dw की वैल्यू कितनी है, टाउ इंटू d थीटा। टाउ की वैल्यू रख दीजिए, ये आ जाएगा थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर थीटा। टाउ की वैल्यू कितनी है, आपने देखा था pe साइन थीटा इंटू d थीटा। इसको सॉल्व कर दीजिए, pe कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, कौन बचेगा, आप देख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ थीटा बराबर 0 टू थीटा बराबर थीटा साइन थीटा d थीटा। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पे को आप बाहर निकाल लीजिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा लिमिट थीटा बराबर 0 टू थीटा इज इक्वल टू थीटा। माइनस को बाहर निकाल दीजिए इस तरह से, और बचेगा cos थीटा, और cos थीटा के बाद उसकी क्या लीजिए, लिमिट ले लीजिए। पहले अपर लिमिट ले लो और फिर लोअर लिमिट ले लें, तो यह जाएगा cos, पहले अपर लिमिट लेने पर cos थीटा माइनस लोअर लिमिट लेने पर थीटा के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, 0। और इस तरह से जो कुल कार्य है इसकी वैल्यू कितनी मिल जाती है, pe यह आ जाता है cos थीटा, और cos 0 की वैल्यू कितनी मिल गई, 1। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, pe 1 माइनस cos थीटा। यह है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक। इस कार्य का मान जो है कंप्लीटली किस पर निर्भर कर रहा है, अलग अलग थीटा की वैल्यू अलग अलग होगी तो कार्य का मान भी कैसा होगा, अलग अलग होगा। यहां आप देख सकते हैं, यदि इसको हम केसेस के अंतर्गत ले लें, यदि थीटा बराबर कैसा हो, 0 की वैल्यू हो, 0 मतलब यदि विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसी स्थिति में हो, क्षेत्र के समानांतर हो, तो उस परिस्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 माइनस 1 यानी कि 0। और इस स्थिति में जो कार्य की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0। इसी प्रकार से दूसरा केस, यदि थीटा बराबर कितना हो, 90 डिग्री हो, π/2 हो, तो कार्य की वैल्यू कितनी कहलाएगी, cos π/2, और cos π/2 मींस 0 यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए p से, तो w की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, w इज इक्वल टू p मिल जाएगी। इसके अलावा जो तीसरा पार्ट है, थीटा इज इक्वल टू सीधे 180 डिग्री कर दें, यानी कि द्विध्रुव को हम कितने कोण से घुमा दें, सीधे 180 डिग्री के कोण से घुमा दें।
तो उस स्थिति में थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और cos 180 की वैल्यू कितनी होगी, cos 180 की वैल्यू -1 मींस +1, और 1 + 1 मतलब 2। W की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, W की वैल्यू मिल जाएगी 2PE। और ये जो कार्य है, इस कार्य को हम कौन सा कार्य कहेंगे, अधिकतम कार्य कहेंगे। यहाँ ये कार्य कैसा कार्य है, मिनिमम। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते समय अधिकतम कार्य किस स्थिति में हमें लगता है, जब हम द्विध्रुव को कितने एंगल से घुमाते हैं, विद्युत क्षेत्र की दिशा से 180 डिग्री घुमाते हैं, उस समय जो किए गए कार्य का मान कैसा होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ये हमने देखा एक समान विद्युत द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। यहीं पर एक सिंपल सा पार्ट है जिसको हम लोग यहाँ डिराइव करेंगे, और वो पार्ट कौन सा है, द्विध्रुव को घुमाने पर उसमें जो संचित स्थितिज ऊर्जा है उसकी वैल्यू। यहाँ पर ये जो कार्य है, कार्य के बदले हम क्या निकालना चाहते हैं, विद्युत द्विध्रुव में उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, उसमें कितनी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है, उसकी वैल्यू हम लोग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो यूं कहें कि इसमें स्थितिज ऊर्जा आई कैसे, जैसा कि अभी आपने देखा कि जब हम विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में घुमाते हैं तो घुमाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है, और यह कार्य उसमें किस रूप में संचित हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू ज्ञात करने के लिए एक विशेष काम हमें करना पड़ता है। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए एक मानक स्थिति माननी पड़ती है। कल हम आगे के पीरियड में बताएंगे कि मानक स्थिति जो है क्या है और क्यों मानक स्थिति लेते हैं। तो यहाँ पर जो मानक स्थिति है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था कि एक वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा था, उस पर बलविद्युत का आघूर्ण लगा था, कितना आघूर्ण लगा था, τ=TE sin थीटा। फिर उस द्विध्रुव को सूक्ष्म कोण थीटा घुमाने में कितना कार्य, तो बिल्कुल इसी तरह से dW/τ अब हम स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए द्विध्रुव को उसकी प्रारंभिक स्थिति के बदले हम लिख देंगे उसकी मानक स्थिति, और जो मानक स्थिति है वो कितनी लेंगे, θ=π/2 लेंगे। मानक स्थिति θ=π/2 क्यों लेते हैं, हम आगे की क्लासेस में, आने वाले पीरियड्स में हम आप लोगों को बताएंगे। तो मानक स्थिति जो है कितना लिया जाता है, θ=π/2 लिया जाता है, और मानक स्थिति θ=π/2 से θ तक द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया गया है, और उसी कार्य को, जितना भी कार्य किया जाता है उसी कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उस स्थितिज ऊर्जा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, U से दर्शाते हैं। तो U की वैल्यू कितना, अभी हमने पहले क्या किया था, कार्य की वैल्यू 0 लिया था, लेकिन अब जो लिमिट बन जाएगी 0 ना बन के हम लिख सकेंगे π/2। जितने θ=0 लोअर लिमिट है वो सब चेंज होकर के कितनी हो जाएगी, θ=π/2, 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 θ=π/2। cos π/2 ये होती है वैल्यू कितनी हो जाती है, 0। और इस तरह से जो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है वो हमें किस रूप में दिखाई देने लगता है, इस तरह से हमें दिखाई देने लगता है, U=-PE cos थीटा, और 0 है तो उसकी बराबर हो जाएगा -PE cos थीटा। ये है स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला। फिर से हम देखते हैं स्थितिज ऊर्जा जो है, फिर से किस बात पर निर्भर किया, थीटा पर निर्भर किया। फिर से हम डिफरेंट टाइप के केसेस ले सकते हैं। यदि पहला केस ले लें, यदि θ=0 हो तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 0। तो cos 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1। उस स्थिति में U की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, मिल जाएगी -PE। दूसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर कितना हो, π/2 हो, तो π/2 होने पर cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो U बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तीसरी स्थिति, यदि थीटा बराबर कितना हो, 180 डिग्री हो, तो cos 180 = -1, और -1 मीन्स ये मिल जाएगा PE। U कितना मिल जाएगा आपको, PE। यहाँ पर आप देख रहे हैं
इस स्थिति में U की वैल्यू कैसी है, न्यूनतम है, और इस स्थिति में U की वैल्यू कैसी है, मैक्सिमम। तो स्थितिज ऊर्जा का जो अधिकतम मान होता है तो किस परिस्थिति में होता है, इस परिस्थिति में होता है, कब और कितना होता है, E के बराबर होता है। तो बच्चों आज हमने काफी कुछ स्थिर विद्युत के बारे में देखा, करीब करीब 9 प्रकार के आर्टिकल के बारे में आपसे हमने चर्चा की और शायद आपको इससे संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए।